हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से खूब मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है। इसीलिए टाइम जो है एक एक दिन करके कम होते जा रहा है। आज 14 जनवरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आशा करती हूँ कि अगली मकर संक्रांति हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में पढ़ाते हुए मकर संक्रांति मनाएं, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इतनी मेहनत कीजिए कि हमारे सपने 2025 में पूरे हो जाएं और अगले साल के सारे त्यौहार बहुत ही ज़्यादा खुशी और उल्लास के साथ मनाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो मैंने बनाया था कि ये मेरी लास्ट वीडियो है, अब मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। लेकिन आप सब लोग बोल रहे थे कि एक वीडियो अपडेट के लिए आप भले ही छोटी सी वीडियो बना दिया करिए, ताकि अपडेट होता रहे कि एग्ज़ाम के डेट के बारे में या फिर कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में, प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मेरी इस प्रॉब्लम को समझा और उस चीज़ के लिए आपने मुझे अप्रिशिएट किया कि यस यू आर राइट, और ये आपका सही डिसीज़न है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो रहे हो। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया जो है डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। और ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं तो ओनली 5 मिनट ही लगते हैं। उसको अपलोड भी करना होता है, उसको पोस्ट भी करना होता है, उसके कमेंट्स का रिप्लाई भी करना होता है, और उसके लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन भी करना होता है नेक्स्ट डे। क्योंकि मैं टारगेट्स आप लोगों के लिए डालती थी, तो डेली टारगेट्स प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इतना टाइम जितना मैं टारगेट्स प्रिपेयर करने में या फिर बाकी सारी चीज़ें करने में लगा रही हूँ, उतना टाइम भी अगर मैं अपनी स्टडी के लिए दे दूँ तो वो भी टाइम मेरे स्टडी में ही काउंट हो जाएगा, क्योंकि मैं सारा कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी। आप सब लोगों के लिए भी यही बस एक सजेशन है कि सोशल मीडिया से जितना दूर हो पाओ उतना दूर रहने की कोशिश करना, जितना ज़रूरी हो। क्योंकि यूट्यूब वगैरह हमें चलाना पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ वीडियोस देखनी पड़ती है, अपने सजेशंस जो हैं किसी वीडियो के लिए किसी टॉपिक के लिए सजेशंस देखने पड़ते हैं, किसी टॉपिक को क्लियर भी करना पड़ता है। लेकिन बस उतने तक ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम में काम आने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक शॉर्ट या रील्स देख रहे हैं और उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कब आधा घंटा कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चल रहा है। और ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है कि चलो ये शॉर्ट देख लेती हूँ, बीच में स्टडी के बीच में ब्रेक ले लेते हैं, एक शॉर्ट देखते हैं और फिर देखते ही चले जाते हैं, कब आधा घंटा पौना घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो स्टडी को यहाँ पर हमें ज़्यादा वो देने की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टडी अभी फ़िलहाल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। जितना भी टाइम आप लोगों को मिले, जितना भी टाइम आप लोग दे पाए घर के काम से बाकी चीज़ों से निकलने के बाद, उतना टाइम ज़रूर देना चाहिए। एक क्वेश्चन यही आ रहा था कि प्रैक्टिस ऑनलाइन करें या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स अच्छे रहते हैं। प्रैक्टिस आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, प्रैक्टिस सेट्स दोनों ही अच्छे रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लिया है तो आप उसको एग्ज़ाम की तरह सॉल्व कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तरह टाइम रखकर सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी टाइम होता ही है कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने रहते हैं। लेकिन ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको हम नॉर्मली इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं जैसे कि हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हों। हम क्या सोचते हैं, 2-4 क्वेश्चन अभी कर लिए, 2-4 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, और फिर हम साथ ही साथ उनके आंसर्स देखते हुए चलते हैं। ऐसे नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट जब भी आप सॉल्व करें, अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप उसके बाद से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रैक्टिस सेट हम क्यों अभी सॉल्व करें, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ऐसे कभी भी प्रैक्टिस सेट सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 2 साल से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, और ऐसे तो कभी भी प्रैक्टिस सेट आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं और आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 50% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं आपके गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है कि हम प्रैक्टिस सेट्स को एग्ज़ाम की तरह सॉल्व करें। एक पेपर ले, पेन ले, उस पर बाकायदा सारे जो
क्वेश्चंस हैं उनके नंबर डालकर रख ले। जैसे कि हम एग्ज़ाम में करते हैं कि वहाँ पर OMR सीट को करते हैं सर्कल, लेकिन यहाँ पर हम ओनली मार्किंग करके रख सकते हैं। और जैसे टाइम रख लिया, टाइम ना भी रखे तो कोई बात नहीं, कितने टाइम में हम कर लेंगे उतना ठीक है, लेकिन एक बार में बैठकर एक ही बार में आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और इसकी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त यह है कि आपको पीछे आंसर की नहीं देखनी है, एक बार भी नहीं देखनी है। पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले आप अपने मार्क्स चेक कीजिए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने सही हुए। उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हुए, किससे कम हुए, मीन्स किससे कितने क्वेश्चन गलत हुए, ये आप लिख लीजिए। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से गलत जा रहे हैं। फिर आपको उसके बाद पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस यही एक तरीका है किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके और उसमें इम्प्रूव करने का, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था कि एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, उसके लिए क्या करें। एरर्स के क्वेश्चन गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो मेन कंटेंट है, टॉपिक है, वो क्लियर नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा एरर्स जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, इसीलिए एरर्स के क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सभी को आपको इंटरजेक्शन, इनको आपको पहले कंप्लीट करना रहेगा। इनके रूल्स जो होंगे वो आपको पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आपके जो एरर्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस टेंस से रिलेटेड भी रहते हैं, इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस के भी रहते हैं एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं। और एरर्स के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, करेक्ट द सेंटेंस की फॉर्म में आते हैं और एरर फाइंड द एरर की फॉर्म में भी आते हैं। इसीलिए इस पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमें एरर्स के क्वेश्चन के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि किसकी बुक बेस्ट है, SK अरोरा की या डॉक्टर रंजीत सिंह की या दोनों। ये अब क्वेश्चन इसका उठने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि लास्ट टाइम आपका आ रहा है। अब भी आप अगर बुक पूछ रहे हैं तो बुक अगर आप अब लोगे, अब से आप कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, SK अरोरा की बुक बहुत अच्छी है। डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक मेरे पास नहीं है, लेकिन बुक वो भी बहुत अच्छी है। बुक्स सभी अच्छी होती हैं, टाइम हमें देना होता है, हम उसमें कितना टाइम दे पाते हैं, उसको कितनी बार रिवाइज कर पाते हैं। एक चीज़ को अगर हम ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे। और अगर ज़्यादा बुक रखेंगे और एक एक बार उसको पढ़कर छोड़ देंगे तो हम उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो सोर्स है वो लिमिटेड होने चाहिए और उनको बार बार रिवाइज करने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। बस यही आप लोगों के लिए बोलूँगी। और क्या कीजिएगा कि अपना जो सिलेबस है उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा और अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाते रहिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी एक अपडेट वीडियो और आप सबके क्वेश्चंस के आंसर जो आप लोगों ने पिछली वीडियोस में पूछे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।